नमस्कार। क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप समझेंगे अध्याय 1 संख्या पत्ती से 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। ये MCQs आने वाले स्कूल एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इन MCQs को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आइए अब हम इन MCQs को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन में है, निम्न में से कौन सी प्रीमिय संख्या नहीं है। ये चार ऑप्शन में अलग अलग संख्याएं दी गई हैं। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी प्रीमिय संख्या नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दी गई संख्या है √2। तो √2 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार √2 एक प्रीमिय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी में जो दी गई संख्या है ये प्रीमिय संख्या है या नहीं। तो √4, तो √4 की वैल्यू होती है √4 इज इक्वल टू कितना होता है? 2 होता है। तो इस प्रकार जो √4 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। तो यह एक प्रीमिय संख्या है। तो ऑप्शन सी में दी गई संख्या है 0। तो 0 को हम यानी 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रीमिय संख्या होती है वो p/q के रूप में होती है और जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इस प्रकार हम 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 0 भी एक प्रीमिय संख्या है। ऑप्शन डी में दी गई है √16। तो √16 है वो 4 के इक्वल होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी में दी गई संख्या भी प्रीमिय संख्या है। तो इस प्रकार इन चार ऑप्शंस में केवल ऑप्शन ए में दी गई संख्या √2 ही प्रीमिय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में एक प्रीमिय संख्या है। अब हमने बताना है कि इन 3 और 4 के बीच में एक प्रीमिय संख्या कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन ए में है 4/3। 4/3 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 and 1/3 हो जाएगा, क्योंकि इसको 4/3 को हम 1 and 1/3 लिख सकते हैं। ये जो संख्या है वो क्या है? 3 से छोटी है। इस प्रकार ये संख्या इन दोनों के बीच में नहीं है। तो ऑप्शन बी में है 7/4। 7/4 को हम लिख सकते हैं 1 and 3/4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7/4 आएगा। ये संख्या भी क्या है? 3 से छोटी है, यानी 3 से छोटी है। तो ये भी इनके बीच में नहीं है। तो ऑप्शन सी में है 3/2। तो ये क्या है? 1 and 1/2 है। तो इस प्रकार ये संख्या भी क्या है? 3 से छोटी है, यानी 3 से छोटी है। तो ऑप्शन डी में है 7/2। इसको हम लिख सकते हैं 3 and 1/2 लिख सकते हैं। तो ये क्या है? 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। तो इस प्रकार जो 7/2 है वो 3 and 4 के बीच में एक प्रीमिय संख्या है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4/5 और 9/5 के बीच में नहीं है। तो अब हमने बताना है कि जो दी गई संख्याएँ हैं उनमें से कौन सी संख्या 4/5 और 9/5 के बीच में नहीं है। तो यहाँ पे हर 5 है, इसमें भी हर 5 है, और ये जो सभी संख्याएँ दी गई हैं इन सभी का हर क्या है? 5-5 है, यानी समान है। तो इस प्रकार हम अंश को देख करके ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या इनके बीच में नहीं है। तो देखिए, पहली संख्या है ऑप्शन ए में 3/5 है। तो 3/5 क्या है? 4/5 से छोटी है, यानी 3/5 छोटी है किससे? 4/5 से। तो इस प्रकार ये संख्या है इन दोनों के बीच में नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब हम ऑप्शन बी में देखते हैं। ऑप्शन बी में है 5/5 है। तो ये 5/5 है वो 4/5 से बड़ी है और 9/5 से छोटी है। तो इस प्रकार ये संख्या इन दोनों के बीच में है, और 6/5 भी इन दोनों के बीच में, क्योंकि 4/5 से बड़ी है और 9/5 से छोटी है। तो इसी प्रकार ऑप्शन डी में है 8/5। 8/5 9/5 से छोटी है और 4/5 से बड़ी है। तो इस प्रकार ये संख्या भी इन दोनों के बीच में है। इस प्रकार ऑप्शन ए में दी गई संख्या 3/5 4/5 और 9/5 के बीच में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 0.6 बार का p/q रूप है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा रूप 0.6 बार का है। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो अब हम इस दी गई संख्या को x के बराबर मान लेते हैं। तो x बराबर 0.6 बार। तो 6 बार हटा देते हैं, तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, क्योंकि ये एक अंक पे बार है तो ये एक अंक की इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये 0.66
इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इस प्रकार हमें एक परिमेय संख्या दी हो और हमें p/q के रूप में उसे लिखना हो तो उसे x के रूप में हमने मान लेना है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि एक अंक के ऊपर बार है तो इसका अर्थ यही है कि एक अंक की पुनरावृत्ति है। तो अब हमने दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 10 की गुणा कर देते हैं। तो ये हमारे पास 10x हो गया बराबर 10 गुणा में 0.66 हो गया। अब देखिए, अब 10 की 0.66 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव है, ये राइट हैंड साइड में एक अंक आगे चला जाएगा। तो इस प्रकार 10x बराबर हमारे पास 6.6 आ जाएगा। ये है हमारे पास 1 नंबर समीकरण है और ये हमारे पास 2 नंबर समीकरण है। अब हम 2 में से 1 को घटा देते हैं तो 10x माइनस x बराबर हमारे पास क्या होगा 6.6 माइनस 0.66। इस प्रकार हमने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया। तो 10x में से x घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा। ये जो राइट हैंड साइड में दी गई संख्या है इसको हम इस प्रकार घटाएंगे तो देखिए 6.6 और नीचे हमारे पास कितना है 0.66। तो देखिए हमने नीचे 2 अंक लिए हैं तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद हम 2 अंक ले लेते हैं। तो ये क्योंकि ये 6 बार बार आ रहा है तो एक 6 और ले लेते हैं, ये हमारे पास। तो इस प्रकार आपने 3 डॉट लगा देनी है। अब हम इन दोनों को घटा रहे हैं तो इसके बाद वाले सारे अंक घटाएंगे तो वो 0 0 आएंगे, क्योंकि 6 में 6 घटा रहे हैं यहाँ भी 0 आएगा, 6 में 6 घटा रहे हैं यहाँ भी 0 आएगा, क्योंकि इसके बाद सभी क्या है 6 हैं, इधर भी क्या है 6 सभी घटेंगे तो वो 0 0 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर दशमलव है और 6 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 6.00 को हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे यानी 6 लिखेंगे। अब हमें x का मान निकालना है तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/9 हो जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 3 9। तो ये हमारे पास है x बराबर हमारे पास कितना आ गया 2/3 आ गया। और x हमने किसको माना है 0.6 बार को माना है। इस परिमेय संख्या का जो p/q रूप है वो 2/3 है। यह मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है प्रत्येक परिमेय संख्या है। अब हमने बताना है कि इन 4 ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए ऑप्शन सी में हमें दिया गया है एक वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। तो इस प्रकार प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दो परिमेय संख्याओं के बीच में है। ऑप्शन ए में कोई परिमेय संख्या नहीं होती, ऑप्शन बी में ठीक एक परिमेय संख्या होती है, ऑप्शन सी में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, ऑप्शन डी में है केवल परिमेय संख्याएं होती हैं तथा कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो अब हम दो परिमेय संख्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 2/4 और एक ले लेते हैं हम 3/4। तो ये हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। 2/4 में हम अंश और हर में 10 की गुणा कर देते हैं तो ये हमारे पास 20/40 आ गया। और इसी प्रकार 3/4 को हम भी अंश और हर से गुणा कर देते हैं 10 की, तो ये हमारे पास 30/40 आ गया। तो इस प्रकार 20/40 और 30/40 के बीच में 21/40, 22/40, 23/40। तो इस प्रकार अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं इन दो संख्याओं के बीच में हो सकती है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी में दिया गया है अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। ऑप्शन ए में है सदैव एक अपरिमेय संख्या, बी है सदैव एक परिमेय संख्या, सी है सदैव एक पूर्णांक, डी है कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। तो अब हम दो परिमेय संख्याएं लेते हैं। देखिए एक हमने √2 लिया और दूसरी हमने √2 लिया, यानी ये दोनों क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं।
अब हम इन दोनों का जब गुणनफल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। इस प्रकार दो अप्रिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या है। एक हमने स्क्वायर रूट 2 ले लिया और एक हमने स्क्वायर रूट 3 ले लिया। अब हम इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट 6 आएगा। क्योंकि इनकी पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस प्रकार स्क्वायर रूट 6 जो है ये क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। क्योंकि स्क्वायर रूट 6 का यानी 6 का जो वर्गमूल है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए यह एक अप्रिमेय संख्या है। तो इस प्रकार दो अप्रिमेय संख्याओं गुणनफल करने पर एक अप्रिमेय संख्या आई है। इसी प्रकार अगर हम दो और अप्रिमेय संख्याएं लेते हैं, एक हमने स्क्वायर रूट 2 लिया और एक हमने स्क्वायर रूट 8 ले लिया। तो देखिए अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, स्क्वायर रूट 16 आएगा। वर्गमूल 16 बराबर हमारे पास 4 होता है। तो इस प्रकार यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं गुणनफल कभी परिमेय संख्या होता है और कभी अपरिमेय संख्या होता है। क्योंकि यहाँ पर हमने परिमेय संख्या ज्ञात किया और यहाँ पर भी हमने परिमेय संख्या ज्ञात किया और यहाँ पर क्या, अपरिमेय संख्या हमने ज्ञात किया। इस प्रकार ऑप्शन डी में है कि दो अपरिमेय संख्याओं गुणनफल कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होता है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है संख्या स्क्वायर रूट 2 का दशमलव प्रसार है। अब हमने बताना है कि स्क्वायर रूट 2 का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट 2 का जो दशमलव प्रसार होता है वो ये होता है 1.4 1 4 2 1 3 5, ऐसे ये चलता जाता है। स्क्वायर रूट 2 का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावृत्ति होता है, यानी अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होती और दशमलव प्रसार शांत भी नहीं होता। क्योंकि स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति का होता है। तो यह ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अब हमने बताना है कि इन संख्याओं में कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए अब हम इनको हल करते हैं। तो ऑप्शन ए में है स्क्वायर रूट 4/9। तो स्क्वायर रूट 4/9 जो होता है वो किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट 4 कितना होता है 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो इस प्रकार यह एक परिमेय संख्या है। अब हम ऑप्शन बी को सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन बी में है स्क्वायर रूट 12/√3। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट 12 को हम लिखेंगे 4 × 3 लिखेंगे और डिवाइड में हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है। तो देखिए 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है और ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आ गया और डिवाइड में हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है। तो स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास 2 आ गया। तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार यह भी एक परिमेय संख्या है। अब हमारे पास स्क्वायर रूट 7 है। स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार स्क्वायर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब हम ऑप्शन डी में देखते हैं। तो ऑप्शन डी में है स्क्वायर रूट 81। तो स्क्वायर रूट 81 हमारे पास 9 होता है। इस प्रकार स्क्वायर रूट 81 = 9 है। तो 9 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार इन सभी ऑप्शन में केवल ऑप्शन सी में दी गई संख्या ही एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में है 0.14। इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो इस प्रकार यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी में है 0.1416 बार। इस संख्या में जो दो अंक हैं 1 और 6, इन दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। जिस संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति हो और उसका दशमलव प्रसार शांत न हो वह एक परिमेय संख्या होती है। इस प्रकार ऑप्शन बी में दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी में है 0.1416 बार। इस प्रकार इस संख्या में इन चारों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार यह संख्या भी एक परिमेय संख्या है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में है 0.4014 0014 00014। इस प्रकार अब हम देख रहे हैं इसमें कोई भी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही और न ही इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति है।
इस प्रकार यह एक अप्रिमेय संख्या है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी में दी गई संख्या एक अप्रिमेय संख्या है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन डी में यहाँ पे 4 के बाद एक 0 है और आगे हमारे पास 4 के बाद 2 0 आ गई। अब इस 4 के बाद 3 0 आ गई। इस प्रकार इस संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और न ही इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इस प्रकार इस संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति है, इसलिए यह संख्या एक अप्रिमेय संख्या है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या है। अब हमने बताना है कि इन दो संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या बतानी है और ये दोनों संख्याएं क्या हैं? अप्रिमेय संख्याएं हैं। तो इन दो अप्रिमेय संख्याओं के बीच में हमने एक परिमेय संख्या बतानी है कि कौन सी है। ऑप्शन ए में दी गई संख्या है √2 + √3 / 2। तो दो अप्रिमेय संख्याओं का योग क्या होता है? अप्रिमेय संख्या होता है। इस प्रकार ये जो संख्या दी गई है ये क्या है? एक अप्रिमेय संख्या है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही नहीं है। तो ऑप्शन बी में है √2 × √3 / 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की 3 से मल्टीप्लाई करें तो √6 हो गया, / 2 हो गया। ये संख्या भी क्या है? एक अप्रिमेय संख्या है। इस प्रकार ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो ऑप्शन सी में दिया गया है 1.5। तो देखिए हम जानते हैं कि √2 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1.414 होती है। तो ये हमारे पास √2 की वैल्यू होती है और √3 की वैल्यू होती है √3 = होती है 1.732। इस प्रकार √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है। तो देखिए अब 1.5 है, 1.5 इन दोनों संख्याओं के बीच में है और 1.5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार 1.5 इन दो अप्रिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं कि 1.8 इन दोनों के बीच में है या नहीं। 1.8 1.7 से क्या है? बड़ी है। ये संख्या इन दोनों संख्या के बीच में नहीं है। इस प्रकार इन दोनों अप्रिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या 1.5 है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है P/Q के रूप में 1.999 का मान जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 होगा। अब हमने इस परिमेय संख्या का P/Q रूप लिखना है। तो इस संख्या को हम x मान लेते हैं। तो x = 1.999। इसमें क्या है? एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी 9 जो अंक है, जो एक अंक 9 है उस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। जब एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो हम दोनों तरफ 10 की गुणा करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम 10 की गुणा करेंगे, 10 गुणा में x बराबर राइट हैंड साइड में करेंगे 10 गुणा में 1.999, ये डॉट 3 लगानी है आपने। तो अब देखिए 10 की x से गुणा करेंगे तो 10x हो गया, बराबर जब हम 10 की इस संख्या से गुणा करेंगे तो इसका जो दशमलव है वो राइट हैंड साइड में एक अंक आगे चला जाएगा। इस प्रकार ये जो संख्या है वो 19.99 आ जाएगी। तो देखिए अब हमारे पास ये समीकरण 1 है और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। अब 2 में से हम समीकरण 1 को घटा देते हैं तो हमारे पास आएगा 10x - x हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास 19.99, 3 डॉट लगानी है आपने, माइनस फिर है हमारे पास 1.999, यहाँ भी आपने 3 डॉट लगानी क्योंकि अंक 9 की यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है। अब देखिए इसको हम इस प्रकार हल करते हैं 19.999। अब हमारे पास दूसरे में क्या है 1.999 है। तो इस यहाँ पर हमने 3 9 लिए तो 1 9 यहाँ पर और ले सकते हैं क्योंकि इसमें 9 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर भी बाकी क्या है, यहाँ पर भी 9 9 है और इसमें भी क्या है 9 9 अंक हैं। तो अब देखिए अब हम इनको घटा रहे हैं तो ये बाद वाले सभी अंक घटेंगे तो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। वैसे ही 9 में से 9 घटाएंगे 0 हो गया, इस 9 में से 9 घटाएंगे 0 हो गया, इस 9 में से 9 घटाएंगे 0 हो गया, क्योंकि इस संख्या के दशमलव के बाद वाले सभी अंक और इस संख्या के दशमलव के बाद वाले सभी अंक क्या हैं समान हैं, इसलिए सारे घट जाएंगे और 0 0 आ जाएगा। यहाँ पर दशमलव आ गया और 9 में से 1 घटाएंगे 8 और ये हमारे पास 1।
तो यानी 19.99 में से 1.99 घटाएंगे तो हमारे पास 18 आएगा। तो इस प्रकार राइट हैंड साइड में 18 आ गया और 10x में से x घटा देंगे तो हमारे पास 9x आ गया। तो x बराबर हमारे पास 18/9 हो गया। अब 18 को 9 से काटेंगे 2 पे कट गया, तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। इस प्रकार x का मान 2 आया और x हमने दी गई संख्या 1.99 को माना है। इस प्रकार इस संख्या का p/q रूप है वो हमारे पास 2 है। यह मान ऑप्शन सी में है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है 2√3 + √3 बराबर है। अब हमने इनका योग करके बताना है कि ये किसके बराबर है। अब हम देख रहे हैं ये 2√3 है प्लस √3 है। अब देखिए, अब इनमें से क्या है, वर्गमूल 3 क्या है, कॉमन आ रहा है, तो वर्गमूल 3 कॉमन ले लो। यहाँ पर कितना रह गया, 2। वर्गमूल 3 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और ये क्या है, वर्गमूल 3। तो इस प्रकार इन दोनों का योग 3 वर्गमूल 3 है। अब आप इसको सीधा भी कर सकते हो, ये 2 वर्गमूल 3 है और ये 1 वर्गमूल 3 है, तो कुल कितने हो गए, ये 3 वर्गमूल 3 हो गए हैं। यह मान ऑप्शन सी में है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है वर्गमूल 10 गुणा में वर्गमूल 15 बराबर है। अब हमने इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है कि वो किसके बराबर है। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। 10 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको हम 2 गुणा में 5 लिख सकते हैं, गुणा में वर्गमूल 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को हम 3 गुणा में 5 लिख सकते हैं। अब देखिए, जब पावर सेम होती है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी अब हमारे पास इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, वर्गमूल 2 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 5 5 का एक जोड़ा है, तो इस प्रकार इस वर्गमूल में से इनमें से एक 5 बाहर आ जाएगा और 2 की 3 से गुणा होगी तो ये कितना हो गया, वर्गमूल 6 हो गया। तो इस प्रकार इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 5 वर्गमूल 6 है। तो इस प्रकार यह मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 5 लिख सकते हो, गुणा में वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 5 लिख सकते हो। अब देखिए, वर्गमूल 5 की वर्गमूल 5 से गुणा होगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और वर्गमूल 2 की वर्गमूल 3 से गुणा होगी तो वो कितना आएगा, वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हो या आप इस प्रकार हल कर सकते हो। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है 1/√7 - 2 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या है। तो देखिए, जो हर में संख्या दी गई है वर्गमूल 7 - 2, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हमने इसका परिमेयकरण करना है, यानी रेशनलाइजेशन करना है। इसका अर्थ ये है कि इसके हर में जो संख्या आए वो एक परिमेय संख्या आए। अब इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। पहले ये संख्या लिखते हैं 1/√7 - 2 मल्टीप्लाई। अब देखिए, जब भी हमें हर का परिमेयकरण करना हो, जो दो संख्याएं दी गई हो इनके बीच में चिन्ह क्या है, माइनस का है। तो देखिए, वर्गमूल 7 + 2 से हमने गुणा करनी है। इस प्रकार यहाँ पर जब माइनस है तो अंश में हमने वर्गमूल 7 + 2 से गुणा करनी है और हर में भी हमने वर्गमूल 7 + 2 से गुणा करनी है। अब हम इसको आगे हल करते हैं। 1 की इससे गुणा होगी तो ये वर्गमूल 7 + 2 आ जाएगा और बटे में हमारे पास क्या, वर्गमूल 7 - 2 और यहाँ पे वर्गमूल 7 + 2 है, यानी वर्गमूल 7 - 2 और गुणा में है वर्गमूल 7 + 2 है। इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। हम जानते हैं a - b गुणा में a + b, यानी इन दोनों की गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a² - b² आता है। तो इसका प्रयोग हम यहाँ करेंगे। तो देखिए, वर्गमूल 7 + 2 हो गया। a की जगह कितना है, वर्गमूल 7 है तो वर्गमूल 7 का वर्ग हो जाएगा और -2 है, b की जगह हमारे पास 2 है तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा। तो वर्गमूल 7 + 2 बटे में हमारे पास वर्गमूल 7 का वर्ग करेंगे हमारे पास 7 आ गया, -2 का वर्ग करेंगे 4 आ गया। तो देखिए, वर्गमूल 7 + 2, तो 7 में से 4 घटा देंगे हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया।
तो हर में जो संख्या है वो 3 है। 3 क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। इस प्रकार इस दी गई संख्या के हर का हमने परिमेयकरण कर दिया। यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है 1/√9 माइनस √8 बराबर है। अब हमने इसको हल करके देखना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। देखिए 1/√9, तो √9 कितना होता है? 3 होता है, माइनस √8 है। तो अब देखिए यहाँ पर हर में क्या है? 8 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसको हल करते हैं। तो जब हमारे पास हर में एक अपरिमेय संख्या हो तो हमने इसका क्या करना होता है? परिमेयकरण करना होता है, यानी रेशनलाइजेशन करना होता है। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच में माइनस है, तो अब हम अंश और हर में 3 जमा वर्गमूल 8 की गुणा अंश में करेंगे और 3 जमा वर्गमूल 8 की गुणा हर में कर देंगे, तो हमारे पास हर का परिमेयकरण आ जाता है। यदि इन दोनों संख्याओं के बीच में प्लस होता तो यहाँ पर जो हम अंश और हर में जो संख्याओं की गुणा करेंगे उन दोनों संख्याओं के बीच में माइनस होता। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो ये हो गया 3 जमा वर्गमूल 8 और ये क्या? a माइनस बी और ये क्या? a प्लस बी। तो a माइनस बी की a प्लस बी से गुणा करते हैं तो a² माइनस b² आता है। a की जगह हमारे पास 3 है तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पर क्या? वर्गमूल 8 है तो वर्गमूल 8 का स्क्वायर हो गया। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। 3 जमा वर्गमूल 8, तो 3 का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग करेंगे 9 आ गया। अब हम वर्गमूल 8 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो देखिए 3 वर्गमूल 8 बटे में 9 में से 8 गया, 1 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर 3 वर्गमूल 8 आया है। तो इन ऑप्शन में कहीं पर भी वर्गमूल 8 नहीं दिया गया, तो इसको हम आगे हल करते हैं। तो 3 प्लस 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा में 2 गुणा में 2 होते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 होते हैं। तो अब 2 का जोड़ा 1 बन गया तो ये 1 बाहर आ जाएगा। 3 जमा ये 2 आ गया और वर्गमूल में संख्या 2 रह गई। तो इस प्रकार 3 वर्गमूल 8 बराबर हो गया 3 जमा 2 वर्गमूल 2 के। यह मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 वर्गमूल 32 जमा वर्गमूल 48 बटे में वर्गमूल 8 जमा वर्गमूल 12 का मान बराबर है। इनमें से हमने मान बताना है कि इसका मान कौन सा है। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो वर्गमूल 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुना में 16। वर्गमूल 32 को हमने लिखा वर्गमूल 2 गुना में 16 लिखा, क्योंकि 16 दूना 32 होता है। इसी प्रकार वर्गमूल 48 को हम लिखेंगे वर्गमूल 3 गुना में 16 लिखेंगे, क्योंकि 16 3 48 होता है। वर्गमूल 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना में 4 लिख सकते हैं। इस प्रकार वर्गमूल 8 को हमने वर्गमूल 2 गुना में 4 लिखा। इसी प्रकार वर्गमूल 12 को हम लिखेंगे वर्गमूल 3 गुना में 4, क्योंकि 4 3 12 होते हैं। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, तो ये 4 हो गया और यहाँ पर वर्गमूल 2 रह गया। इसी प्रकार 16 का वर्गमूल 4 होता है तो हम 4 लिख लेंगे और वर्गमूल में हमारे पास संख्या 3 रह गई है। अब हम हर में दी गई संख्याओं को हल करते हैं। तो 4 का वर्गमूल हमारे पास 2 होता है और वर्गमूल में संख्या 2 रह जाएगी जमा में। अब 4 का वर्गमूल हमारे पास 2 होगा और वर्गमूल में संख्या 3 रह गई। अब देखिए अब अंश में जो संख्याएं दी गई इनमें से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास वर्गमूल 2 जमा में वर्गमूल 3 रह जाएगा और बटे में हर में भी संख्या 2 कॉमन आ रही है और यहाँ पर वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 3 रह जाएगा। अब 4 को हम 2 से काटेंगे, 2 पे कट गया और ये वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 3 है और बटे में वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 3 है, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में संख्याएं तो ये कट गई। तो ये हमारे पास कितना मान आ गया? 2 आ गया। इस प्रकार इसको हल करने पर इसका मान 2 आया है। यह मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो ये हमारे पास 1/4 पावर है, ये हमारे पास 1/3 पावर है और ये हमारे पास क्या है? 2 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार ये जो पावर है इसको हम इस प्रकार लिखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर n लगा है और यहाँ पर a है, ये होता है a की पावर 1/n होता है।
यानी ये क्या है, इसका nth रूट है। इस प्रकार स्क्वायर रूट में यानी वर्गमूल में यहाँ पर n लिखा हो और ये a हो तो इसको हम a की पावर 1/n लिखते हैं। तो इस प्रकार इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। ये जो है ये क्या है, 1/4 पावर है, तो सारे की पावर तो 1/4 हो गई। और ये क्या है, क्यूब रूट है यानी घनमूल है, तो ये हमारे पास 1/3 हो गई। और ये हमारे पास क्या है, 2 की स्क्वायर है। तो इसको अब हम आगे हल करते हैं। तो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, यानी a की पावर m और सारे की पावर n हो तो क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई होती है, m गुणा में n होता है। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, तो देखिए 2 की पावर क्या है, 2 है और ऊपर क्या है 1/3 है, तो 2 × 1/3 हो जाएगा और सारे की पावर क्या है 1/4 है। तो देखिए ये हमारे पास 2 की पावर 2/3 हो गया और सारे की पावर 1/4 है। तो इसको आगे हल करते हैं, फिर पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 1/4 हो गया। अब हम 4 को 2 से काट देते हैं, 2 पे जाएगा, तो ये हमारे पास 2 की पावर अब कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया 1/6। इस प्रकार इसको हल करने पर 2 की पावर 1/6 आई है। यह मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है गुणनफल। अब हमें इनका गुणनफल बताना है कि वो किसके बराबर होगा। तो अब हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हल किया कि इस प्रकार यहाँ पर n लिखा हो और यहाँ पर a हो, तो ये किसके बराबर होता है, a की पावर 1/n के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर कितने पावर, यहाँ 3 लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 है तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना है 32, तो 32 और सारे की पावर यहाँ कितना लिखा है 12, तो ये कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। अब हम इसको आगे हल करते हैं। अब देखिए, अब ये जो 32 है, ये 32 क्या है, देखिए तो 32 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो ये होते हैं, 32 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 होते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32 होता है, यानी 32 के ये अभाज्य गुणनखंड है। तो ये सभी समान हैं, तो ये कितना हो गया, ये कितने 1 2 3 4 5 है, तो ये 2 की पावर 5 होता है, यानी 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है। तो इसको हम 32 के जगह हम 2 की पावर 5 लिखेंगे। तो 2 की पावर 1/3 गुणा में 2 की पावर 1/4 गुणा में 2 की पावर 5 सारे की पावर 1/12 है। तो इसको हम आगे हल करते हैं। 2 की पावर 1/3 गुणा में 2 की पावर 1/4 गुणा में 2 की पावर, देखिए पावर की पावर क्या होती है, गुणा होती है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 1/12 है, तो ये कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। अब देखिए इन सभी का क्या है, बेस यानी आधार समान है, तो जो घात हैं ये सारी क्या जुड़ जाएंगी, यानी जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो अब हम 1/3 1/4 और 5/12 को जोड़ते हैं, तो हम अलग से जोड़ लेते हैं। तो देखिए 1/3 जमा 1/4 जमा 5/12, तो अब इनको जोड़ेंगे तो इनका लघुत्तम कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखिए 12 को हम 3 से भाग देंगे, 4 पर जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 एकम 4 हो गया, और 12 को 4 से भाग देंगे 3, 3 एकम 3 हो गया, 12 को 12 से भाग देंगे तो 1, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 हो गया। तो देखिए 4 और 3 7 और 5 12/12 हो गया, यानी इनको कट करके ये मान 1 आ गया। तो इस प्रकार इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, तो 2 की पावर 1/3 जमा 1/4 जमा 5/12 है, क्योंकि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, और इसका मान हमने 1 ज्ञात किया है, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 1 हो गया। तो 2 की पावर 1 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। इस प्रकार इनका गुणनफल 2 के बराबर आया है। यह मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर 4 लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा 81 की पावर -2 और सारे की पावर कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। 81 जो है हमारे पास है, 81 को हम 9 का स्क्वायर लिखते हैं और ये पावर -2 है और सारे की पावर कितनी है 1/4 है, ये बराबर है। अब पावर की पावर क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो देखिए 9 के यहाँ पे क्या 2 और यहाँ पर क्या है -2, तो इन दोनों के गुणा करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा, और ऊपर सारे की पावर क्या है 1/4 है,
तो यानी ये भी गुणा हो जाएगी, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यानी ये 9 की पावर -1 आ गई। तो 9 की पावर -1 को हम लिखते हैं 1/9। क्योंकि पावर ऋणात्मक है तो इसको हर में ले आइए, तो ये पावर है वो धनात्मक में हो जाती है। इस प्रकार 9 की पावर -1 बराबर है 1/9 के। यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, 256 की पावर 0.16 गुणा में 256 की पावर 0.09 का मान है। अब हमने इन दोनों की गुणा करके मान ज्ञात करना है। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। 256 की पावर 0.16 है, तो इसका दशमलव हटा देते हैं, तो 16/100 हो गया, गुणा में 256, यहाँ पर भी 0.009 है, इसका दशमलव हटा देंगे, 9/100 हो गया। अब देखिए यहाँ पर बेस क्या है, 256 है, समान है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, 256 की पावर क्या होगी, 16/100 जमा में 9/100 हो गया। तो इस अब देखिए 256, तो इनका एलसीएम क्या है, 100 है, तो वो समान रहेगा 100। तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास 25 आ गया। इस प्रकार इन दोनों को हल करने पर हमें 25/100 मिलेगा। अब हम इसको काट देते हैं, तो 25 से हम 100 को काटेंगे, 4 पर कट गया। इस प्रकार 256 की पावर कितने आ गई, 1/4 आ गई। 256 जो होता है वो 4 की पावर 4 होता है। 256 4 की पावर 4 के बराबर होता है, और सारे की पावर कितनी है, 1/4 है। अब हम इसको आगे हल करते हैं। अब पावर की पावर क्या होती है, गुणा होती है, तो 4 की पावर 4 और मल्टीप्लाई में यहाँ कितना है, 1/4 है। तो 4 से 4 कट गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। इस प्रकार इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर आया है, 4 के बराबर आया है। यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5 बराबर है। अब हमने इनका गुणनफल करके बताना है कि ये किसके बराबर है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर बेस क्या है, 2 है, यानी सेम है। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे, क्योंकि a की पावर m गुणा में a की पावर n ये हो, यानी यहाँ पर क्या बेस सेम है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती हैं, यानी a की पावर m प्लस n हो जाता है। तो इस नियम का प्रयोग करके हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 और प्लस कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब हमने बेस सेम था तो इनकी पावर्स को जोड़ दिया। तो देखिए 2 की पावर हमारे पास 3 और 5 का जो एलसीएम है वो 15 आएगा। तो 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 5 पे जाएगा, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हो गया। अब 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3 पे जाएगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ गया। इस प्रकार 2 की पावर 10 में हम 3 ऐड करेंगे, 13 डिवाइड बाई 15 आया है। इस प्रकार इन दोनों की गुणा करने पर हमें 2 की पावर 13/15 मिला है। यह मान ऑप्शन डी में दिया गया। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है 11 की पावर 1/2 डिवाइड में 11 की पावर 1/4 बराबर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंश और हर में जो दी गई संख्याएं हैं इनका जो बेस है वो क्या है, सेम है, और पावर अलग अलग है। तो इसको हम इस नियम से हल करते हैं। तो इस प्रकार a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n के बराबर होता है। इस नियम का प्रयोग करके हम इसको हल करते हैं। हमारे पास 11 है, तो ये क्या हो जाएगा, 11 1/2 और नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो वो माइनस में हो जाएगी, तो -1/4 हो जाएगा। अब इन पावर्स को, ये 1/2 माइनस 1/4 है, इसको हम हल करते हैं। तो 11, अब 2 और 4 का जो एलसीएम है वो 4 आएगा। 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पर जाएगा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ गया। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 पर जाएगा, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो -1 आ गया। तो देखिए 11, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1, और डिवाइड में हमारे पास 4 है, तो ये 1/4 हो गया। इस प्रकार इसको हल करने पर हमें 11 की पावर 1/4 मिला है। यह मान ऑप्शन सी में दिया गया। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 7 की पावर 1/2 गुणा में 8 की पावर 1/2 बराबर है। अब हम इसको हल करके बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा मान सही है।
तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पावर सेम है और बेस अलग अलग है। जब पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो हम इस नियम का प्रयोग करते हैं, a की पावर m गुणा में b की पावर m हो। अब यहाँ पर दोनों की पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो इसमें बेस की गुणा हो जाती है और दोनों की पावर है कॉमन हो जाती है। इस प्रकार ये a b सारे की पावर m होता है। इस नियम का प्रयोग हम इसमें करेंगे। यहाँ पर बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो इन बेस की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 7 गुणा में 8 सारे की पावर 1/2 हो जाएगी। तो 7 की हम 8 से गुणा करेंगे 56 हो गया, तो 56 की पावर 1/2 हो गया। यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 में 32 की पावर 2/5 बराबर है। तो अब हमने इसको हल करके बताना है कि 32 की पावर 2/5 किसके बराबर है। अब हम 32 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 32 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 होते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32 हो गया। इस प्रकार 32 के ये अभाज्य गुणनखंड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 लिखेंगे, क्योंकि 2 कितनी बार आया, 5 बार आया, तो ये 2 की पावर 5 हो गया। तो 32 को हम लिखेंगे 2 की पावर 5 और सारे की पावर क्या है, 2/5 है। तो पावर की पावर क्या होती है, गुणा होती है। तो देखिए 2 की पावर 5 गुणा में 2/5 हो गया और 5 से 5 कट गया, तो ये 2 की पावर 2 आ गया। 2 की पावर 2 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। यह मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व किया। इस प्रकार हमने इस वीडियो में अध्याय 1 संख्या पद्धति से 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs को सॉल्व किया। उम्मीद है ये सभी MCQs आपको समझ में आए हैं। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए, ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।